Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम अपनी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उसको आजकल डिस्कस कर रहे हैं. उसका आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि अभी तक आपने क्लासिकल फिजिक्स में ये पढ़ा है कि क्लासिकल फिजिक्स की थियरी के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का मास उसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. एवरी कंडीशन में उसका मास कांस्टेंट होता है. बट इन द लाइट ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, बॉडी कहें या पार्टिकल कहें कि उस पार्टिकल का मास उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है उसका मास भी चेंज होता जाता है. तो आज हमें यही देखना है अपने डेरिवेशन के थ्रू कि उसका जो मास है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस तरीके से वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे. तो ज़रा आप डेफिनेशन को ध्यान से देखिए. डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग एट ए वेरी हाई स्पीड. वेरी हाई स्पीड का यहाँ पर क्या मतलब है, हम पूरे इस यूनिट में आपको बताते चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है बॉडी की जब वो कंपैरेबल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट सी के, इज रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन इट्स मास व्हेन इट इज एट रेस्ट बाई ए फैक्टर. अब वो कितने फैक्टर से क्या फैक्टर आ जाता है इसमें, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दैट इज जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता हुआ, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. जहां पर ये जो एम नॉट है हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं. एम नॉट रेस्ट मास होता है कि रेस्ट मास ऑफ द बॉडी. जब वो रेस्ट में थी उसका मास था एम नॉट. जब वो वी वेलोसिटी से मूव करने लगती है तो उसका जो मास है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाता है. जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो फैक्टर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होती है. तो जब ये एम नॉट को इससे डिवाइड किया जाता है तो ये एम की वैल्यू को बढ़ा देता है. तो आपको हमेशा याद रखना है जो रेस्ट मास होता है वो कम रहेगा और बॉडी का मूविंग मास का मतलब जब वो वी वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर एम ग्रेटर देन एम नॉट की कंडीशन रहेगी. ठीक है. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी velocity of a body. क्लियर. तो इस तरीके से इसकी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में अलग से डेफिनेशन पूछ ली जाती है डिफाइन वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी तो आपको इस तरीके से ये लिख के आनी होती है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए. अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं. देखिए डेरिवेशन करने का वही तरीका है. अभी तक हम इस यूनिट में क्या करते आ रहे हैं, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कंसिडर किए हैं. यहाँ पर भी हम सबसे पहले अपनी कंसिडरेशन देख लेते हैं, क्योंकि थियरी में जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो कुछ कंसिडर किया जाता है. तो हम यहाँ पर 2 फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं. पहले हम एक फ्रेम की बात करते हैं. हमने फ्रेम एस कंसिडर किया जिसके हम एक्सेस लिख लेते हैं. दिस इज एस फ्रेम. एक्सेस हमने इसके लिखे एक्स बाई जेड. इसके ओरिजिन को भी लिख लेते हैं हम ओरिजिन ओ. क्लियर. इसी तरीके से हम दूसरा फ्रेम एस प्राइम कंसिडर करते हैं. दिस इज इसके एक्सेस को लिखते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम. इसके ओरिजिन को हम ओ प्राइम से लिख रहे हैं. ठीक है. इस तरीके से हमने 2 फ्रेम कंसिडर कर लिए. फ्रेम एस जो रेस्ट फ्रेम है जिसको हम स्टेशनरी फ्रेम के नाम से भी बोलते हैं. दूसरा फ्रेम एस प्राइम है जो मूविंग फ्रेम है जो वी वेलोसिटी से, देखिए वी वेलोसिटी से
विद रेस्पेक्ट टू एस मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, इस तरफ इसकी मूवमेंट। अब यहां पर सेकंड कंसिडरेशन हम क्या कर रहे हैं, देखिए कि दो बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विद द वेलोसिटी u एंड माइनस यू प्राइम, कि हम दो बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। ए, ये बॉडी u वेलोसिटी से, u प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रही है जिसका मास m1। दूसरी बॉडी b जो माइनस यू प्राइम वेलोसिटी वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों ही बॉडी को हम फ्रेम s प्राइम में कंसिडर कर रहे हैं कि लेट अस कंसिडर टू बॉडीज a एंड b are moving with velocities u prime and minus u prime in the moving frame। ये दोनों बॉडी जो है मूविंग फ्रेम में u प्राइम एंड माइनस u प्राइम से मूव कर रही है। इट मीन्स इन दोनों की वेलोसिटी सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखिए, अब हमें इन दोनों बॉडीज के बीच में हम कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो बॉडीज हैं, ये दोनों बॉडी हमने फ्रेम एस प्राइम में मानी है। इनमें कोलिजन भी एस प्राइम फ्रेम में हो रहा है, बट उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? फ्रेम एस में बैठा हुआ ऑब्जर्वर। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, इट मीन्स फ्रेम एस में खड़े हुए हैं। दूसरा फ्रेंड आपका कोई ट्रेन में बैठा हुआ है, इट मीन्स वो मूविंग फ्रेम में है। ट्रेन में कोई दो बॉडीज को कंसिडर किया है कि वो दोनों बॉडी, सपोज इस तरीके से मान लीजिए दो बॉल हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में u प्राइम एंड माइनस u प्राइम से मूव कर रही हैं। जब इन दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन होती है तो एक पॉइंट पर वो आकर रुक जाएंगी। एक बॉडी इधर से चल रही थी, दूसरी बॉडी इधर से चल रही है, ठीक है, सेम वेलोसिटी है, तो क्या होगा? एक पॉइंट्स पर रुक जाएंगी, रेस्ट में होंगी। बट ये रेस्ट में किसे दिखाई देंगी? जो फ्रेम एस प्राइम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके लिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये दोनों बॉडी क्या होंगी? रेस्ट में दिखाई देंगी। बट जो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके लिए ये बॉडी रेस्ट में नहीं होंगी, उसे ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देंगी। जिस वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है, या हम कहें जिस वेलोसिटी से s प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर फ्रेम s में बैठा हुआ है उसके लिए ये बॉडी उस समय भी मूव करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया कि लेट अस नाउ कंसिडर द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2 with respect to s, and if u1 and u2 be the velocities of two bodies A and B relative to an observer in stationary frame s, then according to the law of addition of velocities। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, उसके फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम, अगर हमें फ्रेम एस प्राइम में वेलोसिटी पता है तो हम फ्रेम एस में भी लिख सकते हैं। तो उसके फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं यूज करके। u1 क्या लिख देंगे हम? सिंपली u1 इक्वल टू u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से हम u2 को लिख सकते हैं। चेंज कितना आ जाएगा? ओनली u प्राइम की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस u प्राइम प्लस v अपॉन 1 माइनस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोलिजन के टाइम पर क्या होगा? ये दोनों बॉडी जो हैं रेस्ट में दिखाई देंगी इन फ्रेम एस प्राइम में, बट एस प्राइम फ्रेम में, बट एस फ्रेम में वो v वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देंगी। तो जरा हम उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन
the two bodies are momentarily at rest relative to the frame S prime, but as seen from the frame S, वे अभी भी क्या करते हुए दिखाई देंगी, मूव करते हुए. दे आर स्टिल मूविंग with velocity v, वो v वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देंगे. तो अब यहाँ पर हम अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर होना चाहिए. तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल of conservation of momentum उसको लिखेंगे हम किस तरीके से, देखिए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड इक्वल होना चाहिए ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. जरा लिखेंगे हम. और कहां पर ऑब्जर्व कर रहा है, फ्रेम एस में. तो फ्रेम एस में m1 वेलोसिटी कितनी मानी हमने, u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब v आफ्टर कोलिजन. दिस इज इक्वेशन 3. ठीक है. अब यहां पर हम u1 एंड u2 की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 से उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ u1 and u2 from equation 1 and 2 in इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में हम वैल्यू रख दें. जरा वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या मिलता है हमें, m1 u1 प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस u प्राइम v अपॉन c स्क्वायर. क्लियर. प्लस m2, इसी तरीके से u2 की वैल्यू रखेंगे हम माइनस u प्राइम प्लस v, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन लेंथी है बट सिंपल है, आ जाएगा आपको, m2 इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, m1 प्लस m2 एंड दिस इज v. क्लियर. थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज इन द सेंस कि m1 की टर्म को हम अलग लिख लेते हैं, m1 के फैक्टर को, m2 को अलग लिख लेते हैं. तो जरा देखिए कैसे आ जाएगी रीअरेंज करके इक्वेशन. m1 u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस u प्राइम v अपॉन c स्क्वायर माइनस v. क्लियर. इक्वल टू m2 के फैक्टर अलग कर लेते हैं हम, v माइनस u प्राइम प्लस v अपॉन 1 माइनस u प्राइम v
अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम इसको। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली रीअरेंज का मतलब हम सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे, जरा m1 पे देखिए क्या क्या फैक्टर आएंगे आपके। u प्राइम प्लस v माइनस v माइनस u प्राइम v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एलसीएम यहाँ पर हमने लिया है 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका m1 का फैक्टर आ गया। इसी तरीके से m2 को लिखेंगे हम, m2 v माइनस u प्राइम v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस u प्राइम माइनस v अपॉन फैक्टर आपका 1 माइनस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज ब्रैकेट क्लोज। दोनों तरफ देख सकते हैं हम, v से v कैंसिल, यहां भी v से v कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, m1 देखिए u प्राइम माइनस u प्राइम v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से राइट लिखेंगे m2 u प्राइम माइनस u प्राइम v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। यहां से हम m1 अपॉन m2 निकाल रहे हैं। ये दोनों वैल्यू सेम है, न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या मिलेगा, सिंपली हमें m1 अपॉन m2 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4। हमने ये इक्वेशन 4 निकाली। अब हमारे पास इस इक्वेशन का ये जो RHS है, इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तभी हमारा पूरा रिजल्ट आ पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको स्क्वायर करेंगे। तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव, देखिए सिंपल स्क्वायर इक्वेशन जो 1 है आपको, हमने उसको स्क्वायर कर रहे हैं। u1 स्क्वायर इक्वल टू u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कुछ रीअरेंज सॉल्यूशन करना पड़ता है। हमें क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ 1 माइनस कर रहे हैं, साथ में सी स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से राइट में 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर, और इसका टोटल का स्क्वायर। सिंपली रीअरेंज करेंगे, करते हैं जरा, देखिए राइट इधर क्या चल रहा है, लेफ्ट में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे, सी स्क्वायर 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर, इसका टोटल का स्क्वायर, माइनस u प्राइम प्लस v इसका स्क्वायर, और आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू सी स्क्वायर 1 प्लस u प्राइम v अपॉन सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। ठीक है। ऊपर हम सी स्क्वायर को कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो जरा क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस
यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि हम सी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, यू प्राइम प्लस वी का होल स्क्वायर, और नीचे आपका जो फैक्टर चल रहा है उसको एज इट इज सी स्क्वायर 1 प्लस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बचेगा आपका, उसको देख लो, 1 माइनस यू 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इनके जो स्क्वायर हैं इनको ओपन करने का नंबर आ गया, इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए जरा, 1 प्लस यू प्राइम, ध्यान से इसको स्क्वायर को ओपन करिए, यू प्राइम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 प्लस ट्वाइस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सिंपल, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। और डिनोमिनेटर में फैक्टर सेम, 1 प्लस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर, हम इसके स्क्वायर को ओपन नहीं कर रहे। ऊपर देखिए फैक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। हम क्या रीअरेंज करके लिख सकते हैं, देखिए जरा, 1 माइनस, कॉमन भी ले सकते हैं हम इसको, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बहुत सिंपल बन गया, 1 प्लस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कैसे करके लिख देंगे रीअरेंज, 1 माइनस यू 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, सॉरी कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस यू 1 प्राइम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका फैक्टर चल रहा है 1 प्लस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब यहां पर जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें इसकी, 1 प्लस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन स्क्वायर रूट में पहुंच जाएगी, बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू प्राइम का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस यू 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 5। इसी तरीके से हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं दूसरे फैक्टर को, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। सिमिलरली उस फैक्टर को का नाम है 1 माइनस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर। उस फैक्टर को अगर हम लिखते हैं सिमिलरली करके निकालेंगे तो आएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू प्राइम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सिर्फ चेंज कितना आने वाला है, नीचे u1 की जगह u2 आ जाएगा, u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 6। इन दोनों की वैल्यूज को उठाकर हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम यहां पर, substituting these values of, कौन सी वैल्यूज को रख रहे हैं हम, मैं उसका भी नाम लिख देती हूँ, 1 प्लस यू प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर
and 1 minus u prime v upon c square in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम वैल्यू को रख रहे हैं। तो जब हम इक्वेशन 4 में वैल्यूज रखते हैं तो इनका जो न्यूमरेटर है वो कैंसिल हो जाते हैं। हमें m1 अपॉन m2 का रेशो सिंपली क्या मिलता है उसे देख लीजिए। एक बड़ा सा स्क्वायर लगाएंगे, क्या मिलेगा हमें 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड 1 बाय 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 7। अब यहां पर हम एक और कंसिडरेशन कर रहे हैं कि इफ द बॉडी बी इज एट रेस्ट इन फ्रेम एस दैट इज u2 इक्वल टू 0। क्लियर। एंड हम m2 को लिख रहे हैं m नॉट के इक्वल। देन उसका नोटेशन चेंज कर रहे हैं। देन इक्वेशन 7 कैसे रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन 7 m1 इक्वल टू m नॉट, क्योंकि हम m2 को m नॉट से लिख रहे हैं, अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 8। अब हम अपने कॉमनली जो हम नोटेशन यूज करते हैं उनको अगर हम लिख दें तो देखिए क्या आता है कि इन कॉमनली यूज्ड नोटेशन m1 को m से और u1 को v से। देन इक्वेशन 8 may be expressed as, क्या आ जाएगी वो, वही हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसको लिख देते हैं हम। देखिए m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आ गया, या हम इसको कहें कि जो जब बॉडी जो है v वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका मास जो हो जाता है वो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, कि जो उसका रेस्ट मास था m नॉट उससे वो चेंज हो जाता है। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को ड्राइव कर लिया। अब इसके थोड़ा हम कंक्लूजन भी देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या रहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन कि इससे जो हमने किया डेरिवेशन, हमने इससे क्या मिल रहा है कि अगर हम फॉर्मूले को ही देख रहे हैं तो उससे हम क्या पाते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है पार्टिकल की, मास भी पार्टिकल का इंक्रीज होता जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड कि व्हेन, जब वेलोसिटी पार्टिकल की बहुत कम है c से, देन जो फैक्टर है v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये बहुत कम रहेगा, इज वेरी स्मॉल एंड मे बी नेग्लेक्टेड। हेंस m की वैल्यू m नॉट के इक्वल रहेगी। ठीक है, अगर वैल्यू जो है v बहुत कम है c से तो जो रिलेटिविस्टिक मास या जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास के इक्वल ही रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसका देखते हैं कि इफ पार्टिकल की वेलोसिटी v c के स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो ये जो फैक्टर है आपका v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज जैसे ही ये फैक्टर 1 होता है तो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमें m क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, जो पॉसिबल है ही नहीं। दिस इज अ सेंसलेस बात। तो उसको हम कंक्लूजन के स्टेटमेंट में लिखेंगे, हेंस व्हेन द वेलोसिटी of the particle
becomes equal to the velocity of light, then the mass of the particle become infinite. This means that no material particle can move with a velocity equal to or greater than the speed of light. अगर हम ये कहें कि b इक्वल टू सी है तो क्या आया था कि m जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से या उससे ज़्यादा से स्पीड से मूव नहीं कर सकता। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस मीन्स दैट नो मटेरियल पार्टिकल कैन मूव विद ए वेलोसिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया जिसका नाम था वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। इसका हमने डेरिवेशन किया, उसके साथ में कंक्लूजन देखे। ठीक है, इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।